क्या आप हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में जानते हैं? हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, सब्सक्रिप्शन प्लान देखिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि हम ज्वाइन बटन नहीं देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन प्लान्स तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं और सब्सक्रिप्शन प्लान के माध्यम से आप हमें फंड कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। ये सीज़न जो है वो मैनिफेस्टोज़ का है। मैनिफेस्टोज़ पहले तो कहा जाता था, उनका सीधा सीधा नाम था मैनिफेस्टो का मतलब होता था घोषणा पत्र। हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें भी वो मैनिफेस्टो लिखा है, हिंदी में उसका नाम घोषणा पत्र ही लिखा हुआ है। लेकिन आजकल घोषणा पत्रों के नाम अलग अलग कर दिए जाते हैं। कभी कोई संकल्प पत्र कह देता है, कभी कोई परिवर्तन पत्र कह देता है, कभी कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। और जो नूब्स हैं वो तो फिर उसके बारे में बहुत सारी बात करते हैं और उसका लोग जो हैं उसको मुस्लिम लीग का पैम्फलेट भी बोल देते हैं। खैर कोई बात नहीं, मुस्लिम लीग का पैम्फलेट तो उसके बारे में तो विवेचना हो चुकी है। लेकिन ये इंडी अलायंस जो है बड़ा गज़ब इसलिए है कि एक तरफ तो ये इंडी अलायंस अपने आप को कहता है और दूसरी तरफ ये कोई भी किसी भी प्रकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी नहीं करता है। अलबत्ते इसके जो अलग अलग घटक हैं वो इस समय अलग अलग संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। आपने हमारी विवेचना जो थी वो नूब के घोषणा पत्र की तो सुनी ली थी। अब सीपीएम ने एक बड़ा भारी घोषणा पत्र जारी किया और सीपीएम के घोषणा पत्र की चर्चा आपने सुनी होगी। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपने संबोधन में उसकी चर्चा की, क्योंकि सीपीएम का जो घोषणा पत्र है वो बड़ा गज़ब का है। अब सीपीएम के बारे में आप जान लें, ये सीपीएम जो थी 1962 1963 तक जो थी वह सीपीआई होती थी। और आप जानते हैं इसकी टूटन क्यों हुई? क्योंकि इसकी ये टूटी इस प्रश्न पर कि हमको चीन का समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि श्रीपाद अमृत डांगे जो उस समय सीपीआई के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे, सेक्रेटरी जनरल जो इनका होता है वो डी फैक्टो चीफ होता है, उन्होंने कहा कि हमें चाइना का समर्थन करना है। यानी भारत और चीन के युद्ध में उनको चाइना का समर्थन करना था। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। यानी जो पूरा कम्युनिस्ट मूवमेंट है वैश्विक, उसकी इंडियन ब्रांच भर है ये मल्टीनेशनल है। और उसके बाद भी भारत में इसको इलेक्शन लड़ने की स्वतंत्रता है। ये हमारी डेमोक्रेसी का एक 8वां आश्चर्य है। क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी का मतलब जो है वो ये है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मनहि करहु तुम सोई, और परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो उस परम स्वातंत्र के प्रतीक के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि एक मल्टीनेशनल का इंडियन ऑर्गन है, उसको भी भारत में चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता मिल गई। यद्यपि उसने एक स्वतंत्रता से पहले ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसको गंगाधर अधिकारी पेपर बोलते हैं, ये सबमिट किया था अंग्रेज़ों को जब इनकी क्रिप्स कमीशन आया था उस समय। और उसमें ये कहा था कि भाई भारत को 18 भागों में विभाजित किया जाए, एक भाग पाकिस्तान हो और बाकी को अलग अलग नेशंस, जो इनके लैंग्वेजेस और उनके कल्चर के हिसाब से वो अलग अलग नेशंस हैं, अलग अलग राष्ट्र हैं, तो उनको 17 अलग अलग राष्ट्रों में विभाजित किया जाए। पाकिस्तान को रिलीजन के आधार पर कर दिया जाए, क्योंकि इनको जो है वो इस्लामिस्ट से गठबंधन बनाना था। इसलिए ये अपना जो कमिटमेंट था यानी एथीज़म का, वो भूल गए वहाँ पर। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद भी ये भारत में रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बन गए। और आपको संभवतः पता ना हो कि जो पहले 3 चुनाव हुए थे, यानी 1952, 1957 और 1962, उन तीनों में ये कांग्रेस के बाद में लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी थी। न केवल ये, और हालांकि सीटें बहुत ज़्यादा नहीं थी, मैक्सिमम सीटें इस बार इनको 35 ही आई थी। इनका हाल वही था जो आजकल कांग्रेस का है। और सीपीएम 1971 में लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी थी।
1967 में इन बिटवीन भारतीय जनसंघ जो था वो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी थी। उसके बाद का तो आप जानते हैं 77 से तो पूरा सिनेरियो ही बदल गया। अब इन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया है वो बड़ा विचित्र है। इन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया है उसको देखकर ये लगता है कि भाई ये मैनिफेस्टो इन्होंने चाइना के कहने से लिखा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि CPI या जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ के अलग अलग घटक हैं उनमें से अधिकतर चाइना के चेयरमैन को अपना चेयरमैन मानते हैं। चेयरमैन तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो है या जिसको आजकल जो सेक्रेटरी जनरल ही उनका सब कुछ होता है, तो जो चेयरमैन कम्युनिस्ट पार्टी का होता है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, उसको ये अपना चेयरमैन मानते हैं। कई सारे इनके घटक और कम्युनिस्ट पार्टी जो है तरह तरह की हैं। CPI है, CPIM है, CPIML है, CPIM-C, D, E, P, G, इस तरह की बहुत सारी है। ये कहते हैं कि यदि CPM पावर में आएगी नहीं, ये बात अलग है कि वो दाही की संख्या नहीं छुएगी, ये निश्चित है, लेकिन यदि वो पावर में आई तो वो भारत के जो सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको समाप्त कर देगी। शब्द उन्होंने उपयोग में लाया है एलिमिनेट कर देगी। तो भारत के न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करने में रुचि किसकी है सबसे अधिक? पाकिस्तान की? ना ना ना, पाकिस्तान तो बेचारा प्यादा है। पाकिस्तान तो अपने स्वयं के न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग भी नहीं कर सकता है। उसकी तो चाबी जो है वो US के हाथ में है, तो वो छोड़िए। उसमें हित केवल एक देश का है और उस देश का नाम है चीन। क्योंकि यदि भारत के न्यूक्लियर वेपन्स समाप्त हो जाएं तो फिर चीन जो है वो बिल्कुल निश्चिंतता से भारत के ऊपर आक्रमण कर सकता है, भारत के ऊपर अपनी मिसाइल चला सकता है, भारत को अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके चीन के उनसे धमका सकता है। और आपको पता है कि ये पार्टी यदि पावर में हो तो किस प्रकार का होता है। जब नेहरू जी पावर में थे तो 1962 में उनके पास चाइना से सुपीरियर एयरफोर्स थी, जिसका उपयोग उन्होंने इसलिए नहीं किया कि कहीं चाइना जो है वो 2-1 बम कलकत्ता पर न मार दे गई। केवल इस डर से उन्होंने चीन को अंदर तक घुसाने दिया, किसी भी प्रकार का उनका प्रतिरोध जो है वो नहीं किया। नेफा जो आजकल अरुणाचल है उसमें, और उनको आराम से बैठ के तैयारी करने दी, तवांग में बैठ के तैयारी करने दी। तवांग में बैठ के उन्होंने अपना पूरा सिस्टम सेट किया और उसके बाद फिर नीचे आक्रमण करके पहुंच गए तेजपुर तक। और जब तेजपुर तक पहुंच गए तो नेहरू जी ने कहा, माई हार्ट गोज आउट टू दी पीपल ऑफ असम। सब लोग जो है असम छोड़ के चले आइए। उसके बाद भी कईयों ने असम नहीं छोड़ा। एक DSP हुआ करता था उस समय, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसका नाम था KPS गिल। उसने नेहरू जी के कहने के बावजूद असम नहीं छोड़ा। तो ये तो इनकी हालत है। और अब ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स हटा देंगे, न्यूक्लियर वेपन्स एलिमिनेट कर देंगे। तो भाई न्यूक्लियर वेपन्स एलिमिनेट कर देंगे तो उसके बाद आप करना क्या चाहते हैं? न्यूक्लियर वेपन्स एलिमिनेट कर देंगे, हम सारे के सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बंद कर देंगे। कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे जो बाहर से आ रहा है, FDI जो है उसके ऊपर हम रोक लगा देंगे। कहने का मतलब ये है कि हम कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप हम इम्पोज कर देंगे। लेकिन 24 घंटे फैसिज्म बोलने, फैसिज्म का नारा लगाने वाली जो कांग्रेस है उसको इस पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। इसका मतलब वो भी इससे सहमत है। और तुर्रा ये कि भाई हमारे नूब जो हैं वो तो लाएंगे 30 लाख नौकरियां, और उधर जो हैं हमारे यादव वंश के जो हीरे, चमकते हुए हीरे, तेजस्वी जी, वो कह रहे हैं कि भाई 1 करोड़ नौकरी लाएंगे, सरकारी नौकरी लाएंगे। यार 1 करोड़ सरकारी नौकरी, तो भैया 1 करोड़ तो इस समय तो पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पूरी स्ट्रेंथ है वो 50 लाख भी नहीं है, और तुम 1 करोड़ सरकारी नौकरी और लाओगे। उसकी बजटिंग की है क्या? सारा का सारा पैसा जो है वो सरकारी नौकरी भाई खर्च कर दोगे तो बाकी क्या काम होगा? हाँ, निश्चित रूप से तुमको बिहार में तो कोई जिस तरह का तुमने विकास किया है, जिसमें ना कोई सड़क बनती है, ना कोई पुल बनता है, ना कोई रेलवे लाइन बनती है, उसी तरह का तुमको विकास चाहिए, क्योंकि तुम यही चाहते हो कि सभी गरीब बने रहें और गरीब बन के तुम्हारी बकवास सुन के और तुम्हारे इमोशनल कार्ड पर खेल के वो तुमको जिताते रहे। ये है भारत का भविष्य इन
होनहार इंडी अलायंस वालों की दृष्टि में भारत को निरुपाय छोड़ दो, भारत को निस्सहाय छोड़ दो, भारत के जो भी यहाँ रहने वाले हैं उनकी इनकम की ऐसी तैसी कर दो, जीडीपी की ऐसी तैसी कर दो, पर कैपिटा इनकम की ऐसी तैसी कर दो, सबको गरीब कर दो, इतना गरीब कर दो कि बस वो केवल तुम्हारे वायदों के सहारे जीते रहे। और तो और अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी ख़त्म कर दो। वैसे ये न्यूक्लियर वेपन्स अगर आ भी, वैसे तो वही वाली बात है कि साहब न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, लेकिन कभी मान लीजिए, सपने में भी सोचिए कि इनके हाथों में सत्ता आ गई तो ये न्यूक्लियर वेपन्स एलिमिनेट नहीं करेंगे, वो उसको बेच देंगे। जैसे पाकिस्तान जो है उसको 24 घंटे जो बेचने की फिराक में रहता है ना, वो इस तरह से ये काम करेंगे। तो भाइयों बहनों, अत्यंत सावधान। जय हिंद, जय भारत।